हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, हम अपना क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था अणुसंघ के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और इसके लिए मैंने बताया था कि हम जो अणुसंघ के गुणधर्म हैं ये इसको डिफाइन करने के लिए चार पद को पढ़ते हैं। ठीक है, जो चार टर्म हैं उनको डिफाइन करते हैं, जिसमें वासुदेव में बताया था, पृथ्वी में बताया था, हिमांक में बताया था और पराशर में बताया था। ठीक है ना। तो आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो वासुदेव में अपेक्षिक अवनमन है। ठीक है ना, जो क्या है एक प्रकार का अणुसंघ के गुणधर्म है, किसके लिए? विलेय पदार्थ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर ये पेपर में आता है तो ये लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप का जो होता है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क्स का, अगर पेपर में आता है लॉन्ग में तब। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके आप सेव कर लीजिए। कह रहा है यहाँ पे, वासुदेव में अपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन को समझाइए। वासुदेव में अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वासुदेव में अपेक्षिक अवनमन या फिर सापेक्षिक अवनमन को समझाना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वासुदेव में अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ जो है उसका अणुभार डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो क्या है देखिए, फर्स्ट में हमने ए टाइप करके लिखा हुआ है वासुदेव में अवनमन। सबसे पहले हमें ये समझाना है कि वासुदेव में अवनमन होता क्या है। ठीक है ना, वेपर प्रेशर में डिफ्यूजन जो लिवरिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी वाष्पशील विलायक पदार्थ में मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो, कोई ए पदार्थ है, कैसा, ये अवाष्पशील है और इसको बी, क्या ये वाष्पशील के साथ मिलाया जा रहा है, तब विलयन के वासुदाब में कमी आती है। तब इन दोनों को जो वासुदाब होगा उसमें जो पी है, वासुदाब वेपर प्रेशर, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है ना, जिसको वासुदाब में अवनमन कहा जाता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसके वासुदाब में कमी आई है उसको हम बोल रहे हैं अवनमन। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे आगे, जो कि विलयन का वासुदाब पी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या एक्स के समानुपाती होता है। और कह रहा है जो विलयन है, जैसे हमने ए और बी को आपस में मिलाया, तब इसका जो वासुदाब पी है वो क्या होगा, जो विलेय पदार्थ है ये ए, ठीक है ना, इसके कितने कण मिले हुए हैं, ठीक है ना, कितने मोल मिले हुए हैं इस बी के साथ में, उसकी संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा एक्स के। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी समानुपाती एक्स विलेय ए। ठीक है ना, जब ये समानुपाती के निशान हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे पी नॉट की प्राप्ति होगी, जो क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में मापा गया वासुदाब है। ठीक है ना, तो पी इजकल टू पी नॉट डॉट एक्स विलेय ए, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए प्राप्त होता है क्या, वासुदाब, किसका, विलयन का वासुदाब। ठीक है ना, जिसमें क्या है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हुआ है। फिर कह रहा है यहाँ पे, अतः यदि विलयन का वासुदाब पी तथा शुद्ध विलायक का वासुदाब पी नॉट हो, तब विलयन के वासुदाब में अवनमन, विलयन के वासुदाब में अवनमन क्या होगा, पी नॉट माइनस पी। ठीक है ना, जो जिसका अधिक वासुदाब है वो, और माइनस कम करेंगे किसका, जिसका कम वासुदाब है, तो किसका वासुदाब कम है, विलयन का। ठीक है ना, ब्लैक का कैसा है, ज्यादा, क्योंकि इसको हमने क्या मापा है, शुद्ध अवस्था में मापा है। ठीक है ना, इस कारण से पी नॉट माइनस पी, ये हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, वासुदाब में अवनमन प्राप्त होता है। ठीक है ना, फिर कह रहा है वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, अपेक्षिक बोलते हैं हम, सापेक्षिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये वासुदाब में अवनमन है, किसके अपेक्ष में हो रहा है या फिर किसके सापेक्ष में हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी विलयन के वासुदाब में अवनमन पी नॉट माइनस पी तथा उसी विलयन के शुद्ध विलायक का आंशिक वासुदाब पी नॉट का अनुपात। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि जो वासुदाब में अवनमन क्या है, पी नॉट माइनस पी। ठीक है ना, और उसी विलयन के शुद्ध विलायक का वासुदाब पी नॉट का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आप विलयन का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। मतलब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन बोल देते हैं। ठीक है ना, फिर आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वो कि अनुपात को विलयन का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अतः वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, इक्वेशन में ये 2 बोल दी। ठीक है ना, हमें समीकरण भी जो है इक्वेशन साथ में बनाते हुए लेके चलनी है। ठीक है ना, तो ये है रहा हमारे पास में वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, अब कह रहा है यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान अणुसंघ के गुणधर्म को दिखाता है। क्यों, क्योंकि अभी तक वासुदाब को दिखा रहा है। ठीक है ना, किसके, विलयनों के, जो कि हम पढ़ रहे थे, विलयनों के वासुदाब के लिए अणुसंघ के गुणधर्म। ठीक है ना, फिर कह रहा है तथा विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ से कि जो एक्स विलेय है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या ले गया था, उसके मूलों की संख्या एक्स के समानुपाती होता है। यहाँ पे उसकी प्रकृति नहीं डिफाइन हो रही है। ठीक है ना, इस कारण से हम कह सकते हैं उसके क्या है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है।
ठीक है। फिर कह रहा है विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है, अतः राउल्ट के नियमानुसार बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होगा। जो राउल्ट के हैं उन्होंने बताया कि बाजदाब होगा कुछ प्रकार का, उसमें अपेक्षिक अवनमन क्या रहेगा कि पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इजकल टू एक्स विलय ए कणों की संख्या, ठीक है ना, उसके बराबर होगा। ठीक है ना, जो बाजदाब में अवनमन होगा किसी विलयन के, ठीक है ना, वो क्या रहेगा उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 प्राप्त होती है। और ये क्या कौन कहते हैं हमारे लिए, राउल्ट जो होते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि यदि किसी भी विलयन में बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन होता है तो उसकी मात्रा किसके बराबर होगी, उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है ना, फिर कह रहा है अतः कहा जा सकता है कि बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए उन्होंने बता दिया कि विलयन में उपस्थित टोटल कणों की संख्या किसके, विलय पदार्थ के, उसी के बराबर होगा उसमें जितना भी अवनमन होगा। ठीक है ना, बाजदाब में। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह देते हैं कि ये भी क्या है, एक अनुसंख्यिक गुणधर्म को दिखा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे चलता है सेकंड में, सेकंड टाइप लिख लीजिए आपको पॉइंट 2 करके। कह रहा है बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन से विलय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण। ठीक है ना, यह हम बोल सकते हैं बाजदाब अवनमन से विलय पदार्थ के व्यंजक की प्राप्ति। ठीक है ना, अणुभार डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है राउल्ट के नियम अनुसार, फर्स्टली हम राउल्ट का नियम यूज करेंगे क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर हम निकालते हैं कि अणुभार कैसे डिफाइंड होता है हर किसी चीज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है अवाष्पशील द्रव का बाजदाब अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, कोई अवाष्पशील द्रव है उसका बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ये प्राप्त है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ते हुए हैं कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स, अगर ये हमारे पास प्राप्त है तो हम इसको बोल सकते हैं बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन है ये। ठीक है ना, और ये किसके लिए, अवाष्पशील पदार्थ के लिए। ठीक, यहाँ पे कह रहा है पी नॉट शुद्ध विलायक का बाजदाब, पी विलयन का बाजदाब, एक्स विलय के मूल प्रभाज है। ठीक है ना, जो मूल प्रभाज हैं या मूल अंश बोलते हैं वो है। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम दिखाएंगे कि कितने कण जो हैं एक्स के, कितने कण, ठीक है ना, किसके अंतर्गत उपस्थित है, विलयन के अंतर्गत उपस्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है माना यदि विलायक के n मोलों में, ठीक है ना, विलय पदार्थ के n मोल घुले हों तब विलय या मूल प्रभाज, ठीक है ना, तब विलय का क्या होगा, मूल प्रभाज। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, n अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, जहाँ पे क्या है, n क्या है, विलायक। ठीक है ना, और ब्लैक में उपस्थित कितनी कण है, कितनी मात्रा है, n मात्रा है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये विलयन बनाया है इन्होंने आपस में मिलके, तो यहाँ हमारे विलयन और यहाँ पे क्या है, विलय। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, मूल प्रभाज। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो आप जो शुरू के लेक्चर है जिसमें हमने मोललता, ठीक है, वहां पढ़िए, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी विलयन में हम मोल की संख्या कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, कि एक घटक की संख्या, ठीक है ना, डिवाइडेशन में हम क्या रखते हैं, टोटल मॉलिक्यूल कितने उसमें उपस्थित है। ठीक है ना, जिसका भी हमें मूल प्रभाज निकालना है। ठीक है ना, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको इतना ही समझा सकता हूँ मैं कि एक घटक हमारा ऊपर रहेगा जिसके हमें मोलों की संख्या डिफाइन करनी है। ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नीचे रहेंगे जो उसमें उपस्थित हों, घुले हुए हों। ठीक है ना, या फिर हमने लिए हैं। ठीक है ना, तो हमने कितने लिए हैं, एन मोल ब्लैक के लिए और एन मोल विलय के लिए हैं। ठीक है, दोनों का योग से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 बिलियन। ठीक है ना, और हमें किसके मोल अंश निकालने हैं या मोल प्रभाज निकालने हैं, विलय के, तो विलय के घटक ऊपर रहेंगे, कणों की संख्या। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है समीकरण 1 से, ये x है जो x विलय है, इसकी मात्रा कहाँ से देखिए हमने, चाहे आप इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक ना, या फिर चाहे आप इस वाले समीकरण में रख दीजिए, बात एक ही है, या फिर आप समीकरण जो 1 है आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना, ये वाली में बात एक ही बनती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें x कणों की संख्या डिफाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर प्राप्त हुई। ठीक है ना, हम इसको सीधे सीधे बोलते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया यहाँ से। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, यहाँ पे 1 से सीधे 3 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 से जैसे हमने पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, x आएगा और x की वैल्यू क्या है, ये है, तो हमने इसकी मात्रा यहाँ रख दी। ठीक है ना, इससे हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हुई। ठीक है ना, और ये किसके लिए दिखा रहा है, बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए दिखा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है माना विलय पदार्थ का अणुभार, जो विलय पदार्थ है, ठीक है ना, उसका अणुभार क्या है, W1, जो भार है, अणुभार नहीं है, मतलब केवल भार है, द्रव्यमान। ठीक है ना, कह रहा है विलय पदार्थ का द्रव्यमान या भार W1 ग्राम है, तथा अणुभार, अणुभार को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं, कैपिटल M1 ग्राम है। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से ब्लैक का भार या द्रव्यमान W2। ठीक है ना, देखिए जो भार होगा, ठीक ना, या फिर द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, उसको हम W से दिखाएंगे, केवल W से। ठीक है ना, और जो अणुभार होगा,
ठीक है ना। अणुभार होगा उसको हम केवल m से दिखाएंगे, कैपिटल M के द्वारा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक यही चीजों में दिक्कत हो जाती है कि हम किसको किससे दिखाना है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से ब्लैक का भार या द्रव्यमान W2 ग्राम है तथा अणुभार क्या है, M2 ग्राम है, ठीक। तब कह रहा है यहाँ पे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वहां पे तो हमने मोल प्रभाज निकाले यहाँ पे, या मोल अंश डिफाइन किया। अब मोलों की संख्या कैसे डिफाइन करते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बट्टा अणुभार, ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए प्राप्त होगा, ये क्या होगा, ये होगा द्रव्यमान बट्टा अणुभार। इनकी मात्रा जैसे हम डिफाइन करेंगे तो हमें लिए जो वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से वो क्या होगी, n, ठीक है ना। ये क्या है, मोलों की संख्या, कि कितने मोल लिए गए हैं विलेय पदार्थ के, ठीक है ना। चलिए फिर इसी प्रकार से ब्लैक के मोलों की संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमारे लिए प्राप्त होगा, ये क्या है, W2 क्या है, द्रव्यमान, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, भार, ठीक है ना। बट्टे में ये क्या रहेगा, हमारे लिए अणुभार, किसका, जो भी हमने ब्लैक लिया है उसका, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो ये रहा इसका, जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका फॉर्मूले का, ठीक है ना, इससे हमें प्राप्त हो जाती है कि कितने मोलों की संख्या ब्लैक की ली गई है और कितने मोलों की संख्या ब्लैक की ली गई है, जिनको आपस में घोलकर एक बिलियन एंड डैश बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे लिए केवल ये चीज इंपॉर्टेंट है कि W1 W2, ठीक है ना, और M1 M2, ये चीज इंपॉर्टेंट है केवल ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, ब्लैक के मोलों की संख्या ये, ठीक, और कैपिटल एन क्या है, ब्लैक के मोलों की संख्या, ठीक है ना ये। अब एन और एन की जगह पे ही हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू ये है तो हमने इसको वैल्यू यहाँ रख दी, डिवाइडेशन में डिवाइडेशन किया, ठीक है ना। कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू ये है, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है ना। प्लस में इसके एन है तो एन की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया, और ये क्या है, ओवरऑल इसके डिवाइडेशन में यहाँ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो इतनी वैल्यू है उसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ये, ठीक है ना। अब कह रहे हैं चूंकि तनु विलयनों के लिए प्रत्येक वासुदाब पर अपेक्षिक वासुदाब अवनमन समान रहता है, ठीक है ना, कि जो तनु विलयन होंगे, ठीक है ना, उनके लिए राउल्ट ने बताया जो वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन होगा वो एकदम कैसा रहता है, सामान्य रहता है या फिर स्थिर रहता है, ठीक है ना। इसलिए तनु विलयनों में ब्लैक की तुलना में विलेय पदार्थ की मात्रा n बहुत नगण्य हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि n और n जो विलयन बनाया है, ठीक है ना, वो तनु विलयन है यदि, ठीक है ना, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी मात्रा की तुलना में, इसकी मात्रा की तुलना में ये जो पदार्थ है बहुत ही कैसे हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इतनी मात्रा हो जाती है कि n जीरो से भी बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं राउल्ट के अनुसार, जो वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तब कह रहा है था बिलियन में n इज वेरी वेरी लेस देन टू जीरो, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जो n है बहुत ही छोटा है किससे, जीरो से। तब हम क्या करेंगे, जो n है किसके अंतर्गत है, बिलियन के अंतर्गत, और बिलियन हमारा कहाँ है, नीचे की साइड है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बिलियन कहाँ है, बिलियन हमारा ये वाला है बना हुआ, तो इसमें जो n होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हमने ये समीकरण यहाँ पे लेके आए हम उतार के, ठीक है ना, तो हमने देखा विलेय पदार्थ, ठीक है ना, विलायक प्लस विलेय, ठीक है ना। कह रहा है विलयन में जो विलेय है वो बहुत ही क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है ना, मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो से बहुत ही छोटा है। तब हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन अपॉन एन, कैपिटल एन, ठीक है ना। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, देखिए ये है W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, और स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, W1 अपॉन M1। तो W1 अपॉन M1 स्मॉल एन, ठीक है ना, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, W2 अपॉन M2, और जहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मान रख रहे हैं हम, जीरो के इक्वल मान रहे हैं उसको, लेकिन जीरो नहीं है वो, ठीक है ना, जीरो से बहुत ही छोटा है, ठीक। तो यहाँ से हम जैसे इसको हटा देंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, ये वाला मान, कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है ना, वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके, उसमें उपस्थित मोलों की संख्या, किसके, कणों की, ठीक है ना। W1 अपॉन M1 डिवाइडेशन में है पूरा ओवरऑल इसके, ठीक है ना, W2 अपॉन M2, ये कुछ इस प्रकार से W1 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय, सॉरी M1 होगा, ठीक है ना, W2 डिवाइडेड बाय M2, कुछ इस प्रकार से ये मान है, ठीक है ना। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता है कि जो सबसे ऊपर होता है टॉप पे, मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि W1, सॉरी एक मिनट,
कह रहा है यहाँ पे W1 अपॉन M1 डिवाइडेशन में है W2 अपॉन M2, ठीक है ना। ये जो समीकरण लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है ना, ये इसका रूप है, खुला हुआ ओपन रूप है, ये वाला लिखा हुआ जो है यहाँ पे इतना, ये, ठीक है ना। अब इसकी जैसी हमें कैलकुलेशन की दिक्कत आती है कि हमें कैलकुलेशन इसकी बहुत ही कम पता होती है कि कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो आप देखिए इसकी सीधे ऊपर की नीचे के साइड, सबसे नीचे, सबसे ऊपर का सबसे नीचे के साथ में क्रॉस में जाता है, ठीक है ना, और सेकंड में बीच वाला उसके बीच वाले के साथ में क्रॉस में आता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए W1 की हम कैलकुलेशन करेंगे M2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा W1 M2, यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ W1 M2, ठीक। ऐसे M1 की हम अभिक्रिया करेंगे, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे W2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा W2 डॉट M1, ठीक है ना। तो ये मैं एक बार आपको यहाँ से इरेज करके दिखा देता हूँ थोड़ा सही से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ कि सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले के साथ में W1 डॉट M2 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, ठीक ना, और बीच वाले के उसके बीच वाले के साथ में, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ M1 डॉट W2, ये हम बोल सकते हैं W2 डॉट M1, ठीक ना। तो ये हमें इसकी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होती है, ठीक ना। तो ये रही हमारी एक समीकरण, ठीक ना। अब इसमें हम देखते हैं कि M1 क्या है हमारे पास में, M1 क्या था, M1 क्या था हमारे पास में, M1 है हमारे पास में यहाँ पे विलेय पदार्थ का अणुभार, ठीक है ना। तो M1 को हमें डिफाइन करना है कि हम इसके अंतर्गत क्या निकाल रहे थे, विलेय पदार्थ का अणुभार निकाल रहे थे ना। तो M1 हमें यहाँ पे लेना है, ठीक। तो यहाँ से हमें M1 लेंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, देखिए ये तो बट्टे में है, उसके नीचे है, हर साइड आउट साइड है, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर चला जाएगा, मैं यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कर दूँ आपके लिए, थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि समझ भी नहीं आया फिर बेकार है उस चीज़ को पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है P0 माइनस P अपॉन P इजकल टू, ठीक है ना, W1 डॉट M2 डिवाइडेशन में है W2 डॉट M1, ठीक है ना, ये है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, M1 निकालना है, तो M1 हम क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना, ऊपर की साइड, और ये आ जाएगा P0 माइनस P नीचे की ओर, ये P ऊपर की ओर, ये भी क्या है P0 है, ठीक है ना। जैसे ही M1 देखिए यहाँ आया, M1 यहाँ आया, कैपिटल M यहाँ आया, इतना मान के चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ये रहा हमारा बट्टा और ये ऊपर चला जाएगा, तो P0 मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा W1 डॉट M2, ठीक है ना, और ये वाला मान कहाँ चला जाएगा नीचे, तो W2 P0 माइनस P, ठीक है ना, ये मान प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, ठीक है ना, तो ये देखिए मान में हमें जो प्राप्ति हो रही है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से M1 इजकल टू P0 गुणा में W1 डॉट M2, P0 W1 डॉट M2, ये रहा हमारा मान, ठीक है ना। इसी के नीचे डाउन साइड में बट्टे में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमारे लिए कि W2 की गुणा हो रही है किसके साथ में, P0 माइनस P, P0 माइनस P, ठीक है ना। तो ये मान हमें यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो ओवरऑल जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी M1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है अतः इक्वेशन नंबर 5 के आधार पर विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है ना, यह निर्धारण किया जाता है, ठीक। किसके द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा। यही हमारे लिए क्या रहती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है, यही डिफाइन करनी होती है हमें बाजदाब में अपेक्षित अवनमन के लिए और विलेय पदार्थ का अणुभार निकालने के लिए, ठीक है ना। जहां पे बता रहा है कि ये पी क्या है, विलयन का कुल वासुदाब है, कि जो पी है ये वाला पी, ये विलयन का क्या है, कुल वासुदाब है, ठीक है ना। P0 ब्लैक का शुद्ध वासुदाब है, जो P0 है ये वाला, ठीक है ना, ये शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है, आंशिक वासुदाब है शुद्ध अवस्था में, ठीक है ना, विलयन का, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है जो W1 विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, जो W1 है ये वाला, ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान बोलते हैं या फिर हम भार बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। फिर कह रहा है M1 विलेय पदार्थ का अणुभार है, जो M1 है ये वाला, ये विलेय पदार्थ का क्या है, अणुभार है, ठीक ना, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक ना। फिर कह रहा है W2 ब्लैक का द्रव्यमान या भार है, जो W2 है ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लैक का द्रव्यमान या फिर भार है, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे जो M2 है ब्लैक का अणुभार है, और जो M2 है लास्ट बचा ये क्या है, ब्लैक का अणुभार है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो इसके आधार पर हम अगर देख सकते हैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें चीज़ें पता हो। देखिए अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है, इनमें से कुछ भी चीज़ एक चीज़ नहीं पता है, तो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ब्लैक का अणुभार निकालना है, तो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यदि हमारी M1 P0 W1 ये सारी चीज़ें पता हो, ठीक है ना। और उसमें जो ब्लैक का द्रव्यमान है वो भी हम निकाल सकते हैं, यदि हमारे लिए ये सारी चीज़ें पता हो, केवल W2 ना पता हो, ठीक है, इसकी पहलू नहीं पता हो, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
इन सभी के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेनली हमने क्या डिफाइन करना था, विलेय पदार्थ का अणुभार का निर्धारण, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के द्वारा डिफाइन कर लीजिए है, ठीक है ना। तो अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ यहाँ से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए वीडियो को, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अपने फ्रेंडों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स का वीडियो है, ठीक है ना। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। बाद में अपेक्षित आगमन को समझाइए और व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या मूलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का ही आता है पेपर में, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।